नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एपीजीएस पॉइंट। एपीजीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कवर करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपको पंचायती राज व्यवस्था को समझने से पहले सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को समझना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है और सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो आप अपने दिमाग से पंचायत को पहले भूल जाइए और ये बताइए कि हमारे देश में शासन कहां कहां से होता है और कौन कौन करता है। तो आप कहेंगे कि बड़े स्तर पर केंद्र सरकारें शासन करती है और छोटे स्तर पर राज्य सरकारें शासन करती है। तो अब ये बताइए कि अगर आपके गांव या शहर में नली बनवाना हो, गली बनवाना हो, तो वो कौन बनवाएगा? क्या वो केंद्र सरकार बनवाएंगी, क्या वो राज्य सरकार बनवाएंगी? तो इसी को देखते हुए सबसे पहले चोल वंश में, भारत में सबसे पहले चोल वंश में गांव या शहर के ही लोगों को वहां का शासन दे दिया गया और कहा गया कि अब यहाँ के लोग अपना शासन स्वयं करेंगे और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करेंगे कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। जैसे कि नाली बनवाना है या गली बनवाना है, तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं वो स्वयं अपना हल करेंगे। तो इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय लोगों के हाथ में ही वहां का शासन देना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और इस जैसे समय बढ़ता गया तो अब अंग्रेजों के शासनकाल में एक लॉर्ड रिपन थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन को अपनाया। तो अब ये बताइए कि स्थानीय स्वशासन जो है वो सत्ता की शक्तियों को एक जगह कर रहा है या सत्ता की शक्तियों को अलग अलग कर रहा है? तो आप कहेंगे ये तो सत्ता की शक्तियों को अलग अलग न कर रहा है। तो कैसे अलग अलग कर रहा है? तो समझिए कैसे अलग अलग कर रहा है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारें जो भी करे उसको कोई हस्तक्षेप करने नहीं ना जाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें जो करे उसको कोई नीचे वाला आदमी वो नहीं ना कहेगा कि मुखिया या सरपंच ये नहीं ना कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। उसको मर्जी जो करे, उसको मर्जी के राज्य सरकार को मर्जी मन करेगा तो वो जैसे बिहार में एक 10वीं क्लास के बच्चों को साइकिल प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करने आती है, ना ही राज्य सरकार के में छोटे स्तर के लोग उसमें हस्तक्षेप करने आते हैं। और आपके ग्राम लेवल पर है या शहर लेवल पर है तो यहाँ मुखिया शासन करता है, यहाँ प्रधान शासन करता है। तो इनको भी कोई हस्तक्षेप करने नहीं आता है। इनको थोड़ी ना कोई, अगर मान लीजिए कहीं इनके गांव में पोखरा खुदवाना है या कुछ और करवाना है तो ये प्रधानमंत्री थोड़ी ना इनको कहेंगे पोखरा क्यों खुदवा रहे हैं। तो अपनी समस्या ये है तो ये स्वयं हल कर रहे हैं। तो ये सत्ता की शक्ति को अलग अलग हो रहा है। इसी से देखा जा रहा है कि सत्ता की शक्ति को विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो ये सत्ता की शक्ति का विकेंद्रीकरण है। तो अब इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए ग्राम पंचायत ये जो आपका स्थानीय स्वशासन है इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक ग्रामीण स्तर पर बांटा गया कि ग्रामीण स्तर पर कौन कौन शासन करेगा। तो ग्रामीण स्तर पर आपका मुखिया शासन करेगा, प्रधान शासन करेगा, सरपंच शासन करेगा, पंच शासन करेगा, वार्ड शासन करेगा। और एक हो गया कि उससे बड़े स्तर पर यानी कि शहर के स्तर पर वहां कौन शासन करेगा। तो वहां कौन शासन करेगा? तो वहां का शासन नगर परिषद शासन करेगा, वहां का शासन मेयर करेंगे। तो ये सब बांटा गया है। और एक है आपका कि बड़े बड़े शहरों में सोसाइटियां होती है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं और उसमें बहुत ही लोग होते हैं। तो वहां का भी तो शासन करना जरूरी है ना। कि मान लीजिए वहां एक सोसाइटी में 1400-1500 लोग रह रहे हैं तो वहां क्या वहां की जो समस्याएं हैं उनकी वो मुख्यमंत्री उनको सॉल्व करने आएंगे या प्रधानमंत्री सॉल्व करने आएंगे? तो वहां की समस्याओं को वो खुद स्वयं हल करते हैं। यानी कि उसमें एक प्रधान चुन लेते हैं अपना कि ये सोसाइटी हेड है और उन्हीं वो जो भी समस्या है वो खुद स्वयं हल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्थानीय स्वशासन।
सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब हम अपने आजादी के बाद के बारे में आते हैं, जानते हैं कि आजादी के बाद क्या क्या हुआ था। तो आजादी के बाद हम लोग के पास ओरिजिनल गवर्नमेंट नहीं थी, हम लोग के पास प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। ओरिजिनल गवर्नमेंट हम लोग को चुनकर 1951 में आई, और 1951 में ओरिजिनल गवर्नमेंट चुनी तो उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तो उसके पीएम बने आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने सन 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया, उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम था। ये इसलिए चलाया गया था कि ताकि गांव स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सके, हल किया जा सके। यानी कि ये बेसिक तरह के गांव को समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, और ये साल भर चलाया गया। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू कर दिए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू कर दिए। ये बहुत ही अच्छा खासा चला, ये एक दूसरे के पूरक थे। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पूरक था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी एक दूसरे के ये पूरक थे। ये बेसिक ये गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। तो इसको अच्छा खासा रिजल्ट मिला था। तो इसको 5 वर्ष तक चलाया गया, यहां से 5 वर्ष तक, 5 ईयर, 1957 तक। और इसमें एक समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता ही बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। उनसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले तो उनसे पूछे कि देखिए, हम लोग गांव के विकास के लिए सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए, उसका रिजल्ट हमको 1953 में देखने को मिला। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किए। अब बताइए कि इन कार्यक्रम में और हम क्या बदलाव करें ताकि और इसे अच्छे से चलाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि आप बढ़िया बोल रहे हैं कि आप जो भी किए, बट इन्होंने बात बोला कि देखिए, भारत जो है वो बहुत ही बड़ा है और यहाँ अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। यह भारत गांव का देश है और गांव में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती है। जैसे कि किसी गांव में बाढ़ की समस्या है, तो किसी गांव में सूखे की समस्या है, तो किसी गांव में पहाड़ की समस्या है, अनेकों प्रकार की समस्या है, कहीं बर्फ ही बर्फ है। तो इन्होंने कहा कि ये हर एक जगह एक तरह का नियम लगाना उचित नहीं है। तो हमको एक समय चाहिए, कुछ समय चाहिए, जिसके लिए हम भारत भर में घूमकर ये पता करेंगे कि कहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके लिए क्या निदान होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें 2 वर्ष का टाइम दिया। इन्होंने 2 वर्ष का टाइम ही मांगा था, 2 वर्ष का टाइम दिया। और इस 2 वर्ष में बलवंत राय जो मेहता थे वो भारत को घूमे और भारत को पहचाने कि क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं। तो इन्होंने 2 वर्ष बाद 1959 में एक केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे और उस रिपोर्ट में उन्होंने पंचायत की बात कही थी कि पंचायत को लागू करना जरूरी है। और इस पंचायत में उन्होंने कहा था कि ये पंचायत 3 तरह की पंचायत होगी। वो कैसे कि पहला आपका होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा आपका पंचायत समिति, इसी को ब्लॉक कहते हैं, इसी को समिति कहते हैं। और तीसरा आपका था जिला परिषद।
इन्होंने तीन तरह की पंचायत की बात कही गई थी। कहिए कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत चलेगी, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति चलेगी और जिला स्तर पर जिला परिषद चलेंगे। तो अगर किसी को काम करवाना होगा, मान लीजिए कोई सीएम है, वो डायरेक्ट ग्राम स्तर पर काम थोड़ी ना करेगा। तो सीएम को अगर कोई काम करवाना होगा तो वो जिला परिषद के संपर्क में रहेगा। और जिला परिषद किसके संपर्क में रहेंगे? वो पंचायत समिति के संपर्क में रहेंगे। और पंचायत समिति किसके संपर्क में रहेगी? ग्राम पंचायत की समिति में रहेंगी। और ग्राम पंचायत में कई गांवें होती हैं, वहां जाकर कोई भी काम होगा वो हो जाएगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने पंचायत की बात कही। और ये इसको त्रिस्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय, ठीक। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, बहुत अच्छा है आपका, ये हम लागू करेंगे। तो अब लागू करने की बात आई तो देखिए, इन्होंने तो रिपोर्ट सौंप दी थी मार्च में ही। ये मार्च 1949 को ये रिपोर्ट सौंप दिए थे। बट आपको पता होगा कि जो हमारे देश के महात्मा गांधी थे, उनका सपना था कि सबसे विकास हो तो गांव में विकास हो। क्योंकि उन्होंने पंचायत की बात बकायदे अनुच्छेद 40 में उन्होंने किया था कि पंचायत समिति का गठन हो। तो उनका एक सपना था कि पंचायत का गठन हो। तो ये तो बलवंत राय मेहता जो थे वो मार्च में ही अपना रिपोर्ट सौंप दिए थे। बट अब क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, इसको मार्च में तो सौंप दिया गया है आपके द्वारा, बट ये मार्च में नहीं लागू होगा, इसको लागू किया जाएगा अक्टूबर में। वो भी 2 अक्टूबर को लागू किए। और 2 अक्टूबर को क्यों लागू किए? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को ही, तो इसीलिए 2 अक्टूबर को लागू किया गया। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय समिति थी, इसको 2 अक्टूबर को लागू कर दिया गया। और सबसे पहले लागू करने के बाद सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिला था, उसने अपनाया था पंचायत समिति को। और नागौर में राजस्थान में मेथी वगैरह का ज्यादा उत्पादन होता है, तो वहां ये लागू हुआ। अब ये तो बहुत अच्छा खासा था, ये चल रहा था ऐसे ही। अब एक राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आया। वो भूचाल क्या था कि उसमें ये था कि आजादी से पहले और आजादी के बाद तक जो कांग्रेस की दबदबा थी सत्ता में, वो थोड़ी थोड़ी ढीली हो रही थी अब। और ढीली होती होती अब उतनी मजबूत नहीं रह गई जितना कि वो पहले थी। तो अब क्या हुआ कि यहां से 20 वर्ष बाद 1977 में आ गई जनता पार्टी की सरकार। में जनता पार्टी की सरकार आई और इसमें इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, बलवंत राय मेहता समिति अब लागू नहीं रहेगा। अब इन्होंने जनता पार्टी ने, इसके पीएम थे आपके मोरारजी देसाई। इसके पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इन्होंने एक समिति की गठन की जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति में इन्होंने, जहां यह बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तर की बात कही गई थी, उसी में अशोक मेहता समिति में 2 स्तर के बात किए थे कि जैसे ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत को इन्होंने कर दिया था मंडल पंचायत अशोक मेहता समिति में, और आपका जो पंचायत समिति है उसको खत्म कर दिए थे। जबकि आपको पता होगा कि जहां तक गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो पंचायत समिति यानी ब्लॉक से ही सॉल्व होती हैं ज्यादातर समस्याएं। तो इन्होंने ब्लॉक को खत्म कर दिया था अशोक मेहता समिति में। और पहला क्या रखे थे? आपका रखे थे मंडल पंचायत और दूसरा रखे थे जिला परिषद। जो आपका तीसरा उसमें जिला परिषद था, इसमें दूसरा था जिला परिषद। तो इसमें द्वितीय स्तरीय पंचायत की बात कही गई थी। तो अब तो भाई इन्होंने चेंज कर दिया, बट ये कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला। और क्या हुआ कि एक राजनीति में बहुत ही बड़ा भूचाल आया। क्या वो हुआ
कि जो जनता पार्टी एक अच्छे खासे वोट से सत्ता में आई थी वो वोट बिखर गया, वो वोट नहीं बिखरा, उसमें विघटन हो गया, यानी कि वो पार्टी टूट गई। और उसी पार्टी का आज देन है कि जनता पार्टी का ही देन है कि आज बीजेपी है, आरजेडी है, ये सब तमाम तरह की, यहाँ आपकी यूपी में आपके अखिलेश यादव की सरकार है, यहाँ मायावती की सरकार है, कि तमाम तरह के ये पार्टी टूट गए 1977 में। और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, और इंदिरा गांधी की सरकार जब आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो अशोक मेहता समिति है वो नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा कि अब पुनः इसे अशोक मेहता समिति की जगह इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया। और ये चलता रहा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। तो अब ये बताइए कि अगर ऐसे ही रहेगा, अगर इसको संविधान में संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाएगी पंचायत को, तो ये तो कोई भी सरकारें आएंगी और अपना वो बदल कर चली जाएंगी। तो इसको देखते हुए सन 1993 में इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया, पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया गया, और इसको बकायदे अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया कि पंचायत का गठन 243 में, अनुच्छेद 243 के क से अ तक किया जा रहा है, और ये 24 अप्रैल 1993 को किया गया। और इसको मानने वाले 27 राज्य, जो 27 राज्य में लागू है, आज जो है ये 27 राज्य में लागू है। और ये बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां ये पंचायत लागू नहीं है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। क्यों दिल्ली होगा? क्योंकि दिल्ली में गांव है ही नहीं, वहां तो शहर ही शहर है, तो वहां अलग ही चलता है रूल। तो आप ये सब समझे ना कि पंचायत कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो अब हम समझते हैं ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत क्या होता है, इसमें मुखिया कैसे अपना शासन करता है, इसमें वार्ड कैसे अपना रोल निभाता है, इसमें पंच कैसे अपना रोल निभाता है, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राम पंचायत पे। देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत में दो तरह के काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? कि एक कार्यपालिका होते हैं और एक न्यायपालिका होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा काम हुआ ये सब देखना है, और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि न्याय को दिलाना। तो एक आपका कार्यपालिका और दूसरा आपका न्यायपालिका। और गांव में विधायिका नहीं होती है, क्योंकि यहाँ इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। जो पहले का कानून बना है उसी को अपनाना होता है, उसी से चलाना होता है। तो यहाँ कार्यपालिका होता है, यहाँ न्यायपालिका होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख मेंबर होता है वार्ड मेंबर, और इससे बड़ा होता है मुखिया या प्रधान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, और न्यायपालिका में होते हैं पंच, और इससे बड़े होते हैं सरपंच। ठीक है, अब भैया गांव में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे झगड़ा को लेकर। गांव में बहुत तरह के झगड़े होते हैं। जो मान लीजिए ये गांव है आपका, ठीक है, ये गांव है, इसमें बहुत तरह से मान लीजिए वार्ड हम बांट दे रहे हैं। ये वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 3 है, वार्ड 4 है, वार्ड 5 है। तो अब बताइए, मान लीजिए कि यहाँ के वार्ड जो मेंबर होते हैं वो वार्ड 1 के मेंबर होते हैं, वार्ड 2 के मेंबर होते हैं, वार्ड 3 के, सबके अलग अलग मेंबर होते हैं। और कई गांव मिलाकर एक होता है मुखिया, कई गांव मिलाकर एक होता है आपका मुखिया। तो ये हो गया। तो आपका मान लीजिए कोई वार्ड 1 का मेंबर है, उसको अपने वार्ड में मान लीजिए कल लगवाना है, नल जो चंपा कल होता है, तो वो किससे कहेगा? वो मुखिया से कहेगा कि मुखिया जी हमको एक नल की जरूरत है।
तो मुखिया जी कहेंगे अच्छा अच्छा तुमको नल की जरूरत है, रुको। तो वो क्या करेंगे कि और वार्डों से पूछ लेंगे, कहे और कहेंगे कि वार्ड 3 से कितनी नल की जरूरत है। तो ये वार्ड 3 वाला कहेगा कि हमको 2 नल की जरूरत है। तो मान लीजिए वार्ड 1 की जरूरत है 1, वार्ड 3 की जरूरत है 2, वार्ड 2 की जरूरत है 0, 1 भी नहीं। ऐसे ही वार्ड 5 की जरूरत है 1। तो अब जोड़िए कि कितना नल हो गया। मान लीजिए वार्ड 4 में भी, तो वार्ड 4 में आपकी मान लीजिए 2 है, तो अब कितना नल हो गया, 1 2 नल, 3 नल, 3 2 5 नल, 1 6 नल। तो 6 नल हो गया। तो ये क्या करेंगे कि 6 नल अब दे देंगे मुखिया। मुखिया कहेंगे कि यहाँ के वार्ड को ये कहेंगे कि यहाँ इस गांव में 6 नल की जरूरत है। तो मुखिया अब किसको कहेंगे, तो वो जाएंगे पंचायत समिति में कि देखिए इस गांव में 6 नल की जरूरत है, हमको 6 नल चाहिए। तो पंचायत समिति वाला क्या करेगा कि वो जिला परिषद में भेज देगा, और जिला परिषद वाला कहेगा कि इस पंचायत में इतने नल की जरूरत है। तो जिला परिषद वाला सीएम से पास कराकर वो यहाँ तक पहुंचा देगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये 6 नल में जब सीएम से पास कराकर लाने में इतना नल ये मुखिया, फिर से ये बीच वाले जो जिला परिषद के जो भी होते हैं, ये इतना मारेंगे कि इस गांव में केवल 2 या 3 नल ही आ पाएगा। वो बीच में सब घोटाला कर जाते हैं। तो इतनी ये समस्याएं होती है। और अब पंच सरपंच की समस्याएं सुनिए क्या होती है। मान लीजिए गांव में बहुत ही तरह की झगड़ा होता है जी। उसमें क्या होता है कि गांव में ना आप जानेंगे कि इसमें गांव में जो बकरी होती है ना गोट, उसको लोग बटैया पर लेते हैं। ठीक है, उसको बटैया यानी कि बटैया पर दे देते हैं कि जब ये बच्चा देगी ना तो इसमें बच्चा जो होगा उसमें मान लीजिए वो जो बकरी है वो 2 बच्चा दे दी। ठीक है, तो जो बकरी दिया है बटैया पर जिसको, वो क्या करेगा कि वो तो बकरी वो ले लेगा, और जो बच्चा हुआ 2 उसमें पाठ और खसी होते हैं, शायद पाठ खसी होते हैं। तो उसमें क्या करेंगे ना, गांव में ये झगड़ा होता है कि अब बोलेगा जो लिया है वो बोलेगा कि नहीं हम पाठ लेंगे, तो वो बोलेगा नहीं हम पाठ लेंगे। तो इसमें लड़ जाते हैं। तो क्या इसके लिए न्यायालय जाने की जरूरत है? उसके लिए तो वहीं का यानी कि अपनी समस्याओं को वो स्वयं ना हल करेंगे। तो उसके लिए पंच आएंगे, तो पंच कहेंगे कि अरे भाई ये कर दो, ठीक है। तब नहीं मानेंगे तो सरपंच आएंगे। अरे बहुत ही तरह के समस्याएं होती है गांव में। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास में हम जमीन का हिसाब कौन करता है या चौकीदार वगैरह के बारे में जानेंगे, और कल मुखिया को कैसे हटाया जाता है इन सब के बारे में जानेंगे। और ये तो ग्राम स्तर पर सरकारें हो गई ना, अब शहर स्तर पर कौन कौन से सरकारें होती है इनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।